गाइस हमने वो पार्ट 1 के अंदर क्या कहते हैं अरेनियस थ्योरी कर दी थी और लास्ट में कुछ पता नहीं इशू सा आ गया था, तो फिर वो वीडियो वहीं बंद हो गया। उसमें सिर्फ अरेनियस थ्योरी है और उससे आगे कोलिजन थ्योरी अपने कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस वाली वीडियो के अंदर अपने कोलिजन थ्योरी को कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने ने कोलिजन थ्योरी वहाँ पे थोड़ी बहुत देख भी ली थी आई थिंक, तो यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। जो कोलिजन थ्योरी है वो हार्ट स्फीयर जो मॉडल होता है उस पे बेस होती है। किस पे बेस होती है? हार्ट स्फीयर मॉडल पे बेस होती है। तो ये अपने को बताती है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं, मतलब तुमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन ये फर्क पड़ता क्यों है ना, क्यों चेंजेस आते हैं, तो वो कोलिजन थ्योरी अपने को बताती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, अभिविन्यास पे निर्भर करती है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टक्कर करते हैं फिर जाके प्रोडक्ट बनता है, तो वो टक्कर किस डायरेक्शन में होते हैं वो भी मैटर करता है। देखो जैसे ये एक रिएक्शन है, माना कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल इस तरह से टक्कर करते हैं, तो इस तरह से टक्कर करें ना तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में टक्कर करते हैं तो फिर अपने पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो इससे अपने को ये पता चलता है कि डायरेक्शन भी मैटर करती है कोलिजन करने के लिए। ओके, सेकेंड चीज़ अरेनियस में भी पढ़ा है कि वही नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल कितने हैं वो भी जरूरी है। रिएक्टेंट में कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट तो वही बनाएंगे ना जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, तो नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे होना जरूरी होता है। तो दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, एक तो ओरिएंटेशन, दूसरा नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो यही दो पॉइंट्स पे बेस, दो ही इसके पोस्टुलेट्स हैं, बट इसमें कुछ डेरिवेशन पार्ट आता है वो अपने देखेंगे। तो अपने इसमें एक जनरल एग्जाम्पल कंसीडर किया है, I2 के 4 मॉलिक्यूल कंसीडर किए हैं और Br2 के 4 मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए हैं। तो इनमें ये 4 मॉलिक्यूल I2 के लिख लिए, 4 मॉलिक्यूल Br2 के लिख लिए। I2 का एक मॉलिक्यूल इस चारों से टक्कर मार सकता है, राइट। एंड I2 का मॉलिक्यूल इन चारों से टकरा सकता है ना, एंड ये वाला I2 का मॉलिक्यूल भी इससे टकरा सकता है। तो टोटल 16 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं कोलिजन होने की, राइट। तो इनमें से इफेक्टिव कोलिजन्स कितने होंगे? कुछ लिमिटेड कोलिजन्स ही होंगे जो कि इसमें इफेक्टिव कोलिजन होंगे, राइट। तो अब अपने ना इसमें डेरिवेशन पे आते हैं, तो उसके लिए अपने को एक जनरल एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा रिएक्शन का, राइट। तो अपनों ने यहाँ पे एग्जाम्पल एज्यूम किया कि ए और बी दो रिएक्टेंट है, वो आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, सो अब मैंने ए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मान लिए Na मॉलिक्यूल्स हैं, बी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स Nb मॉलिक्यूल्स मान लिए। क्लियर। अब यहाँ पे अपने देखते हैं कोलिजन नंबर, क्योंकि ये रिएक्शन ऑल अबाउट कोलिजन है, क्योंकि रिएक्टर्स में कोलिजन होगा तभी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। तो यहाँ पे कोलिजन नंबर देखा है। कोलिजन नंबर क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है या 1 यूनिट का वॉल्यूम है, उस 1 यूनिट के वॉल्यूम में 1 सेकेंड में कितने कोलिजन्स होते हैं ना, तो वो तुम्हारा कोलिजन नंबर हो जाता है। तो कोलिजन नंबर का फॉर्मूला होता है Na × Nb सिग्मा AB का स्क्वायर 8πKT/μ की पावर हाफ। अब इसमें कौन क्या है उसको अपने क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो ZAB है वो तो तुम्हें पता चलेगा कोलिजन नंबर है, एंड NaNb जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाती है। सिग्मा AB होता है कोलिजन डायामीटर, दिस इज कोलिजन डायामीटर। ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के जो डायामीटर्स होते हैं उनका एवरेज होता है, ठीक है। यानी सिग्मा ए प्लस सिग्मा B/2 करके आता है ये। एंड 8π तो तुम्हें पता है कांस्टेंट टर्म है। स्मॉल k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कैपिटल K अगर इसमें आता है तो रेट कांस्टेंट होता है। ओके, और म्यू को आप रिड्यूस मास बोलते हो। देखो फिजिक्स में कोलिजन से रिलेटेड अगर डेरिवेशन करी होगी तो उसमें रिड्यूस मास की टर्म आती है विच इज इक्वल टू 1/ma प्लस 1/mb के इक्वल होती है इसके अंदर। ओके, तो सारी टर्म्स, T अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो सारी टर्म्स क्लियर होगी इसमें कौन क्या है। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं। अब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो किसके बराबर होती है? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन इन पर सेंटीमीटर क्यूब इन 1 सेकेंड, यानी तुम्हारा कोलिजन नंबर और मल्टीप्लाई होता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कैसे आता है? नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अपॉन में टोटल मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है। वो रेशियो कितना आता है? e⁻−EA/RT। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाता है dN/dt एंड कोलिजन नंबर इज ZAB। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन या और जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? के कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये तुम्हें पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जो क्या होती है समानुपाती होती है, फिर एक कांस्टेंट आ जाता है, तो वह चीज़ है वही लिखा है। और इसकी कंसंट्रेशन को Na लिख दिया और बी की जगह NB लिख दिया।
तो इन दोनों जो इक्वेशंस आए ना तुम्हारे, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन, उनको इक्वल कर दो, कंपेयर कर दो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, यू विल गेट, ये वाली इक्वेशन में पहले मैंने जेड ए बी की वैल्यू रखी है, तो ये तुम्हें ये मिला, ये एन ए इंटू एन बी सिग्मा ए बी का स्क्वायर, एंड ये वाली टर्म मिल गई। एंड देन तुमने इसको और इसको इक्वल कर दिया, तो इक्वल इक्वल कर दिया, तो फिर जो टर्म्स कैंसिल होती थी कर दी, कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल हो रही थी तो कर दी, फिर हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन है ये आता है। इसमें जो है, इसमें क्या करा, सिग्मा ए बी का स्क्वायर एंड 8 पाई स्मॉल के अपॉन म्यू की पावर हाफ है ना, इसको ए डैश लेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसको लेट करेंगे ना, तो के इक्वल टू ए डैश टी की पावर हाफ ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी बच जाएगा। फिर अपने को दोनों इस इक्वेशन में ना लॉग ले लेना है, एलन ले लेना है, एलन के इक्वल टू एलन, अगर क्या कहते हैं, इस पूरी जो इक्वेशन में अगर मैं एलन लूँगी तो एलन आ जाएगा, और ये सारे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में होता है तो लॉग को फिर आप प्लस करके लिख सकते हो ना, तो ये फिर हो जाएगा एलन ए डैश प्लस 1/2 एलन टी माइनस ये अपॉन आर टी हो जाएगा इसमें। फिर अब तुमने क्या करना है ना, इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। नाउ यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो अब इसको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये वाली टर्म हो जाएगी d/dt एलन के, क्योंकि इसमें टी का कोई टर्म नहीं तो एज इट इज़ यही लिखना पड़ेगा। एलन ए डैश तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, एंड एलन टी का क्या होता है 1/t होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2t हो जाएगा, माइनस ई अपॉन आर टी है, तो 1/t का करा तो वो क्या होता है माइनस 1/t² होता है, तो ये प्लस 1/t², और बाकी जो कांस्टेंट था वो एज इट इज़। डिफ्रेंशिएशन ही करना है, ये तो तुमको आना चाहिए डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो हमारा इस तरह से बनता है, d/dt एलन के इक्वल टू 1/2t प्लस ई अपॉन आर टी स्क्वायर। 1/2t टर्म्स है वो बहुत स्मॉल है, तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो, यू कैन निगलेक्ट दिस। तो तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, d/dt एलन के इक्वल टू ई अपॉन आर टी स्क्वायर। ये तुम्हारी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, जिससे तुम क्या करते हो, जो अरीनियस इक्वेशन आई थी ना, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, वो वाला एक्सप्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं इससे। ओके, तो ये कोलिजन थ्योरी थी, उसका जो अगर कोलिजन थ्योरी आती है तो ये डेरिवेशन भी आपको साथ में करनी पड़ेगी। ओके, अब इसकी अब कोलिजन थ्योरी के लिमिटेशन देखते हैं एंड मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी देखते हैं। तो इसमें लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी अपने को देखना है। तो लिमिटेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, तो लिमिटेशन के अकॉर्डिंग कि इसमें ना सबसे पहले अपने पार्टिकल को हार्ड स्फीयर मान के चल रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको तो तुम हार्ड स्फीयर मान भी लो, है ना, लेकिन जो बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं ना, बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको तुम हार्ड स्फीयर कैसे कंसिडर कर सकते हो, भाई उनमें कुछ शेप होती है, बड़ी बॉडीज में दिखाई देता है कि वो एक क्यूबॉइड शेप में है, तो वो क्यूबॉइड ही है, सर्कल स्फीयर नहीं बन जाता। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की शेप हमें साफ साफ दिख जाती है, तो उसको फिर एज अ हार्ड स्फीयर मानना नहीं जा सकता। तो ये सिर्फ छोटे पार्टिकल्स के लिए, तो एक तो इस पर ये लिमिटेशन होगी। दूसरा इसमें ये होता है कि इसमें हम बाकी जो एनर्जीज होती है, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, इन सबको इग्नोर करके चल रहे हैं। वाई वी इग्नोर दिस फैक्टर्स भी तो होते हैं ना, इसको इग्नोर करने से इसका इफेक्ट तो ख़त्म नहीं हो जाता ना, इसके इफेक्ट भी हमें दिखेंगे, तो हमें एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिलेंगे। एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेंगे तो ये कोलिजन थ्योरी का कोई मतलब नहीं रहा। तो इसके लिए एक मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी आती है, विच इज़ जिसके अकॉर्डिंग के इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी हो जाता है। ये एक्सप्रेशन तो तुमको पता है, पी जेड नया आया है, जेड इज़ अ अरीनियस इक्वेशन समथिंग है, पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो जाता है। ये टर्म और ऐड कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर कैसे आता है, इसके अंदर आप जो फलाना एनर्जीज है ना बहुत सारी, उन सबको भी आप क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो। ओके, तो ये थी लिमिटेशन इसकी एंड मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी। तो जब कोलिजन थ्योरी का क्वेश्चन आए, है ना, बेसिकली 10 मार्क या 7 मार्क में तुम्हें मिलेगा, तो ये पूरा ही लिखना है। इसके 2 पोस्टुलेट्स हो गए, डेरिवेशन पार्ट, लिमिटेशन एंड मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, ये कंप्लीट लिखना है। ओके, अब इसके बाद अपने आते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के ऊपर। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में डेरिवेशन पार्ट ही है, इसके ना कई नाम होते हैं, 3 नेम है, तो इनमें से किसी भी नेम से आ जाता है, तो तुम्हें सारे नेम्स पता होने चाहिए। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी या इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो 3 नेम है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट रेट थ्योरी। क्लियर।
तो अब इस थ्योरी के भी कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, जैसे अभी अपनों ने 3 थ्योरीज करी, अरेनियस थ्योरी करी, कॉलिजन थ्योरी करी, उन सब के कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स थे। तो अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के भी पोस्टुलेट्स होंगे, तो अपने को वही देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ना ये कहता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो पहले एक्टिवेटेड एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर जाके वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। मतलब रिएक्टेंट पहले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एक्टिवेटेड, जो एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, मतलब एक ट्रांजिशन ऑर्गेनिक में तुमने ट्रांजिशन स्टेट पढ़ी होगी, राइट। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। SN1 SN2 रिएक्शंस में SN2 में बनती है ना ट्रांजिशन स्टेट, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्टेट होती है वो, है ना। उसको आप बीच में ऐसे पकड़ नहीं सकते। इंटरमीडिएट को तो फिर भी आप अलग कर सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट को नहीं कर सकते। हाई एनर्जी वाली अनस्टेबल स्टेट होती है, ऐसा ऑर्गेनिक में पढ़ रखा है। तो वही वाली ट्रांजिशन स्टेट है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, है ना। तो फिर जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो एग्जांपल हमने इनमें कंसीडर किया H2 और Cl2, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो इस तरह से पहले बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन वाली एक स्टेट होती है, जिसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, कुछ बन रहे होते हैं, तो एक ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है ना। फिर जाके वो क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये पहला पोस्टुलेट। फिर सेकंड ये होता है कि जो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और आपको ट्रांजिशन स्टेट का थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बहुत ही हाई एनर्जी वाली होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसमें जो आपने कोलिजन थ्योरी में 2 लाइंस पढ़ी ना, कि प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जरूरी है और नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। तो ये 3 आपको लाइंस इसके पोस्टुलेट्स में लिखी आनी है। पहली लाइन ये लिखनी है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तुमने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, देन एग्जाम्पल देना है। फिर उसके बाद तुम ये बताओगे कि क्या बताओगे कि डायरेक्शन जरूरी होती है। फिर उसके बाद आप बताओगे कि नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स भी जरूरी हैं, है ना। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर ना एक नई टर्म आती है विच इज़ कॉल डीकम्पोजिशन फ्रिक्वेंसी। विच इज़ डीकम्पोजिशन फ्रिक्वेंसी, एक न्यू टर्म आती है। तो डीकम्पोजिशन फ्रिक्वेंसी को समझना होगा। तो देखो वही H2 और Cl2 वाला एग्जाम्पल कंसीडर किया, ये उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली स्टेज हो जाती है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाली जो स्टेज होती है यहाँ पे, तो इसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसकी ये रिएक्टेंट हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट हो, है ना। तो इसकी वो चीज़ इसकी डिकम्पोजिशन फ्रिक्वेंसी बताती है। तो डिकम्पोजिशन फ्रिक्वेंसी एक नई टर्म है जो रिलेटेड होती है कि कितना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना सकता है। तो वो चीज़ थोड़ा हमें बताता है, ठीक है। तो इसको अपने गामा से शो करते हैं। दिस इज आर से शो करते हैं, जो होता है स्मॉल k/T/h। स्मॉल k तुम्हारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज योर टेम्परेचर, दिस इज योर प्लांक कांस्टेंट, उसके बराबर होता है। और इसका एक और एक्सप्रेशन भी बन सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू T/h, तो ये आर का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है इसके अंदर, ओके। तो अब हम इसमें भी डेरिवेशन है वो हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। सो लेट्स सी उसमें क्या करना है हमें। तो इस डेरिवेशन में अपनों ने एक जनरल एग्जांपल कंसीडर करा कि ए और बी 2 रिएक्टेंट थे, उन्होंने आपस में रिएक्ट करा एंड ए बी स्टार करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। एंड जो रिएक्टेंट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आगे जाके प्रोडक्ट बनाता है। तो इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन पे एंड डीकम्पोजिशन फ्रिक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आपको ए बी स्टार निकालना है, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है उससे आप निकालोगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको रिएक्शन कौन सी कंसीडर करनी रहेगी, वेट। तो रिएक्शन इसमें कौन सी कंसीडर करनी रहेगी, ये वाली कंसीडर करनी है, इतना हाफ पोर्शन। तो प्रोडक्ट तुम्हारा ए बी स्टार हो जाता है और रिएक्टेंट ए और बी हो जाते हैं। तो इस तरह से आ गया, तो ए बी स्टार आ गया के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी। एंड गामा तुम्हें पता है स्मॉल k/T/h होता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं वो इस इक्वेशन में आप पुट कर दें। तो रेट और इसमें रेट लॉ के अकॉर्डिंग आर की भी वैल्यू निकाली है। तो आर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ से तुमने आर की वैल्यू रखी k/A/B एंड ए बी स्टार की जगह आपने ये इक्वेशन से जो ए बी स्टार की वैल्यू आई थी वो रख दी।
के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, एंड जो यहाँ पे डिकम्पोजिशन फ्रिक्वेंसी थी उसकी भी वैल्यू रख दी। अब इसमें ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दी, तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू के इक्विलिब्रियम स्मॉल के टी बाई एच आ जाता है ना। तो इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि एक और डेरिवेशन है जिसमें जिसके लिए आपको इस इक्वेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो क्लियर, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी थी। अब इसके बाद अपने एक इस केमिकल थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक अपने देख रहे हैं, जो 7 मार्क ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के साथ भी आ सकता है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का एक थर्मोडाइनमिक्स अप्रोच है। थर्मोडाइनमिक्स अप्रोच का यूज़ करके अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे, क्लियर। तो इसमें थर्मोडाइनमिक देखो, नॉर्मली इसमें अपने पास एक्सप्रेशन आया था के इक्वल टू के स्टार स्मॉल के टी अपॉन एच, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन तो आ गया हमारे पास, बट इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो किसके लिए है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? ट्रांजिशन स्टेट को तो तुम देख ही नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, तो तुम उसके एक्सपेरिमेंट से उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं कर सकते, तो तुमको थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा के स्टार को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए तुम्हें एक रिलेशन पता होना चाहिए, डेल्टा जी स्टार इक्वल टू होता है माइनस आर टी एल एन के। ये वाला के स्टार विच इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो एल एन के स्टार क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? डेल्टा जी माइनस आर टी, राइट, जी स्टार। सो के स्टार के लिए यहाँ पे लॉग हटाओगे तो जो बेस होता है उसकी पावर में हो जाता है ये माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना होता है, ये एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ तक तुम्हें क्लियर है ना? तो लेट मी रेज दिस, यू कैन सी अपने यहाँ तक पहुँच गए थे, ये वाला के स्टार इक्वल टू यहाँ तक पहुँच गए। फिर इसके बाद एक और इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए, विच इज़ गिब्स फंक्शन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ एक फंक्शन होता है, वो इसी चैप्टर में आएगा, ये आपको याद ही होना चाहिए। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस गिव्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशन। तो ये डेल्टा जी स्टार की वैल्यू ना यहाँ पुट करेंगे अपने, हमने ये एक्सप्रेशन निकाले ना, के स्टार इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। तो डेल्टा जी की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल एस अपॉन आर टी हो जाता है। तो इसको आप सोल्व करो तो आपके पास जो के स्टार है वो आ जाएगा ई की पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी, एंड दिस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर, क्योंकि ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आए, स्टार लगा दो क्योंकि अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये स्टार उसको शो करता है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा क्रिएट हुआ, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, तो हमारे पास देखते हैं क्या होता है। तो ये अपने पास यहाँ पे के स्टार की वैल्यू आ गई, देन उसके अंदर हमने पुट की, जो के स्टार की वैल्यू है वो उसके अंदर पुट कर दी। ये डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी, डेल्टा एस अपॉन आर, आर टी अपॉन तुम कहोगे अभी आर अपॉन एन कैसे, तो स्मॉल के का मैंने बताया था ना, ये गैस कांस्टेंट अपॉन एन के बराबर होता है, तो वहाँ से ये वैल्यू आई है। तो अब अपनों ने मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी। मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी में अपनों ने देखा था के इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है, राइट। और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है, यानी ई ए को आप डेल्टा एच स्टार लिख सकते हो। तो के इक्वल टू पी जेड ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी हो जाता है इसके अंदर, राइट। सो आगे देखते हैं, ये वही डेरिवेशन है, यहाँ पे प्रॉपर क्लियर इसकी पिक्चर है। देन अपने क्या करते हैं, वो जो ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन, इनको अपने इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये टर्म एंड ये टर्म आपस में इक्वल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो पी जेड इक्वल टू ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर, आर टी अपॉन एन एच, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन कैसे आता है, लेट्स सी।
एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच, या फिर आपको बोल देता है कि थर्मोडायनेमिक्स अप्रोच से जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है ना कोलिजन थ्योरी के अंदर जो आता है उसको आप कैलकुलेट करें। तो कई वे में ये क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो आपको सिर्फ फिर यहाँ से ही स्टार्ट करना है, वो पीछे वाला ट्रांजिशन स्टेट वाला पोर्शन नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन करना। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, जिसके अंदर जो सेकेंड यूनिट है थर्मो का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, वो एक चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। श्योरिटी है कि इससे क्वेश्चन मिल जाएगा 7 या 10 मार्क का। देखो इसके अंदर 3 ही थ्योरी है एंड यू कैन इजीली गेट 7 या 10 मार्क, तो इसको थ्योरी को अच्छे से कर लें। ओके, सो अपने फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैटालिस्ट का थोड़ा सा पोर्शन देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद इसमें कैटालिस्ट का पोर्शन भी है, जो कि कैटालिस्ट अपने आप में एक चैप्टर है, जिसके बारे में अपने ओवरव्यू ही लेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसको डीप में मत करना। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अबाउट दी कैटालिस्ट। ओके।